नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो हम गुलाबी नगर, पिंक सिटी जयपुर में बैठे हैं। तो जयपुर की ही आज बात कर लेते हैं, उसकी ऐतिहासिक बात कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं और उसको याद करने में बताने में हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब और जाने-माने पत्रकार, पेंटर लेखक और चिंतक श्री अशोक आत्रे साहब। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25 में। नमस्कार श्रीमान, जय हो आपकी। आपकी जय हो भाई साहब। तो ये जो जयपुर के बारे में जो कुछ आपने पड़ताल की, लिखा, इतिहास के बारे में आमेर से शुरुआत हुई, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं कि क्या-क्या जो है उसमें मुख्य बातों पे आपका ध्यान गया और कौन-सी बातें जयपुर में रहने वालों को और दूसरे लोगों पे जो कि जयपुर के बारे में कोई रुचि रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उनको जाननी चाहिए। तो भाई साहब आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार। अब चूंकि आपसे जो बातचीत शुरुआत हुई है वो जय हो से शुरू हुई। जी, जी, यह शुरू से जय से जब शुरू हुई तो शायद जय से जयपुर का भी संबंध हो जाता है सहज रूप से। जी। और जयपुर किसी जमाने में ढूंढाड़ की एक नई सभ्यता थी, एक नया सिलसिला था, एक नया ऑर्डर था। नगर विन्यास, नगर विकास का एक नई शुरुआत थी, नया मॉडल था जो आमेर यानी अम्बा माता की धरा से या अम्बा माता की विरासत से पैदा हुआ। जयपुर जयसिंह हुँ, सवाई जयसिंह तक आया और सवाई हुँ, जयसिंह से आज तक की जो यात्रा है वो हुँ, लगभग 500 वर्ष पुरानी यात्रा है, जिसे हम विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं, विरासत के रूप में ढूंढाड़ हुँ, सिविलाइजेशन मानते हैं। हुँ, और इस ढूंढाड़ का संबंध ढूंढ नदी के आसपास जो सभ्यता सिविलाइजेशन विकसित हुई उसका हुँ, नाम ढूंढाड़ है। जिस तरह हुँ, मेवाड़ है, इस प्रकार दूसरे मेवात है, जिस तरह से दूसरे हुँ, हिस्से हैं। हुँ, राजस्थान के अलग अलग अंचलों के अलग अलग नाम हैं। हुँ, हुँ, हड़ौती हुँ, है, प्रकार से शेखावाटी है, ऐसे अलग अलग अंचल है, मारवाड़ है। इस हुँ, सिलसिले में ढूंढाड़ भी एक सिविलाइजेशन है जो कि वेस्टर्न राजस्थान जो दिल्ली से अटैच्ड है और मारवाड़ तक और गुजरात की सीमाओं से टच हो रहा है। यानी व्यापक रूप से देखें तो राजपूताना कल्ट जिसे राजस्थान कहते हैं, जिसे मरुभूमि कहते हैं, उसका वह पश्चिमी अंचल जो जयपुर में दिल्ली से कनेक्टेड है और दिल्ली से और बाकी पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे इलाकों से भी संबंध रखता है और आज के पाकिस्तान से भी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये कहना चाहिए कि जयसिंह सवाई जयसिंह ने जिस सिटी को, जिस शहर को बसाया, बनाया, विकसित किया, वह मॉडल सिटी विश्व की पहली परंपरागत तरीके से उन्नत, विकसित, परंपरागत आधुनिक शहर था, जिसका आर्किटेक्चर वंडर, ग्रैंडियर्स और डेवलपमेंट विश्व स्तर पर एक अद्भुत नियोजित शहर के रूप में हुआ और जिसका श्रेय सवाई राजा जयसिंह को जाता है। 1727 में इसकी स्थापना हुई और इसके स्थापना पुरुष थे सवाई राजा जयसिंह और विद्याधर जो कि इसके टाउन प्लानर थे। उनकी देख रेख में इसे बसाया गया, बनाया गया, जिन्हें बंगाल से सवाई जयसिंह लेकर के आए थे। और यह जो सारा शहर है वो विश्व के आधुनिकतम शहरों की तुलना में सबसे अधिक उन्नत, विकसित और प्लान्ड सिटी के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया, जिसे बाद में गुलाबी नगर के रूप में भी मान्यता मिली। और यह जी, गुलाबी नगर भी इसलिए बना कि जॉर्ज पंचम के बाद में जो ब्रिटिश राज्य आया और उसमें एलिजाबेथ के समय और दूसरे राजाओं के समय में जो विशेष रूप से दूत आए, उन हुँ, दूतों ने जयपुर में जब आकर के और जयपुर शहर को देखा तो उनके आगमन की खुशी में, अल्बर्ट की खुशी में, आपने हुँ, अल्बर्ट म्यूजियम देखा जयपुर का, राम जी, सिंह जी के जी, समय का और हुँ, माधव सिंह जी ने इसका पूरा निर्माण किया। उस समय हुँ, अल्बर्ट के आने पर इस शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया, क्योंकि उस हुँ, समय ब्रिटेन में गुलाबी संस्कृति का विकास उद्भव हो रहा था। तो उनके हुँ, स्वागत में इस शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया और एक नई तरह से इसकी विकास और इसके विकास की बात कही गई, इसलिए इसका हुँ, नाम गुलाबी नगर पड़ गया। तो हुँ, जयपुर नगर जो था
और जो ढूंढाड़ आमेर की एक सुनियोजित आगे की परंपरागत एक नया शहर था, उस वह गुलाबी नगर तक आया और वह आज की तारीख में, आज के दिन, एक दुनिया का सबसे विकसित एक नया शहर और मान्य हुँ, शहर, जिसमें सभी प्रकार की आधुनिकतम सुविधाएं प्राप्त है और विश्व हुँ, की टूरिज्म में, विश्व की कहना चाहिए कि पर्यटन की जो विकास की यात्रा है, उसमें जयपुर एक सिरमौर है हिंदुस्तान का। हुँ, राजस्थान विशेष रूप से चूंकि इतिहास और विरासत के रूप में जाना जाता है, उस विरासत के सिरमौर के रूप में जयपुर, जो कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया, आज एक हुँ, मान्य शहर है। और विश्व से हिंदुस्तान में आने वाले टूरिस्ट जो इतिहास, संस्कृति, कला के लिए आते हैं, उनके लिए हुँ। जयपुर एक केंद्रीय महत्व की राजधानी है, एक शहर है। जी हाँ। जी भाई साहब, तो आमेर के किले का निर्माण तो शायद 1592 के आसपास हुआ। तो उसके बाद जी में फिर जयपुर की स्थापना हुई। क्योंकि शायद पहाड़ी पे अधिक बसावट के लिए जगह नहीं थी। इस तरह के कुछ कारण रहा होगा भाई साहब? हाँ, इसके बारे में कहते तो बहुत सारे कारण है कि एक तो घनीभूत आबादी बहुत हो गई थी उस समय आमेर में, लग पत्ते यानी तिल रखने भर की भी जगह नहीं रही थी, ऐसा लोगों ने कहता। पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो गई थी। दूसरा हुँ, ये हुँ, भी कह रहे थे कि जल की भी समस्या थी। और तीसरी हुँ, बात यह भी थी कि जयपुर के पास पर्याप्त फंडिंग था, पर्याप्त पैसा था। और जयपुर हुँ, उस समय एक बहुत अधिक विरासित, एक ऐसी नगरी बन चुका था, एक इस प्रकार का एक केंद्रीय महत्व का स्थान बन चुका था, जहाँ देश हुँ, विदेश से सभी लोग आते थे। और सवाई हुँ, राजा जयसिंह खुद एक उन्नत विचार, दर्शन और संस्कृति का एक केंद्रीय पुरुष था, जिन्होंने न हुँ, केवल भारतीय वास्तुकला, भारतीय शास्त्र, भारतीय संगीत, साहित्य, कला का विकास किया, हुँ, बल्कि विश्व स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने जयपुर का विकास किया। और जिसका हुँ। प्रमाण जो है वो यहाँ की हमारी जंतर मंतर की जो प्रणाली है, जिससे हम जी। विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, हुँ, आधुनिकतम विज्ञान की चेतना भी उनमें थी। तो कहना ये चाहिए कि आमेर के बाद जयपुर का हुँ, जो विकास हुआ, वो न हुँ, केवल विरासत के विस्तार के रूप में हुआ, किंतु आधुनिक जो मानदंड थे शहरों के, संस्कृति के, कला के और हुँ, विज्ञान के मानदंड हुँ। मानदंडों पर भी जयपुर खरा उतरा। जी भाई साहब, तो मतलब उस समय जो भी कुछ स्थापित हुआ राजाओं के काल खंड में, किस तरह जी से आमेर का फोर्ट है वो आज भी लोगों को रोजगार दे रहा है। जयपुर जी। शहर की जो विरासत है, जो हम्म उसकी मतलब जो शैली है, आर्किटेक्चर है, मतलब हम्म वास्तुकला है और नगर नियोजन की जो परंपरा है, वो हम्म, आज भी अद्भुत है। लेकिन जी इसको थोड़ा-सा यूँ समझाने की कोशिश करें, एक नए परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा मैं प्रश्न अलग ले जा रहा हूँ जी। कि मतलब एक यहाँ पे एक उदाहरण है एक उत्कृष्ट शासन का जिसने नगर नियोजन किया, जिसका वैज्ञानिक जो है सोच था कि ऑब्जर्वेटरी उस समय में बनाई। तो ये कितने लोगों ने बनाई होगी? मतलब ये अपने उस कालखंड में कुछ और भी दूसरे भी लोग होंगे, आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन ये जो लगातार मतलब राज खानदानों को और राजाओं को गाली देने का जो एक एक परिपाटी सी बन गई है, मतलब उनको ये सब दिखता नहीं है क्या? मैं इस डिस्कशन को थोड़ी, क्योंकि हमको ये सिर्फ याद करके नहीं, उसको आज की परिस्थिति से रिलेट भी करना होगा कि वो जो लोग काम कर गए और स्थापित इतना कुछ कर गए, लेकिन वो आज भी उनको सामंत के नाम पे गालियाँ मिलती हैं। वो उस समय वो एक व्यवस्था थी, सिर्फ जयपुर में नहीं थी, सिर्फ भारत में ही नहीं थी, पूरे विश्व में थी। तो उसमें आपने तो इतना गहन अध्ययन किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं भाई साहब? ये अपने आप में एक रोचक और रोमांचक विषय तो है ही कि जो कुछ हमने जीवन में जिस रूप में देखा, जिस रूप में हमें प्राप्त हुआ, विरासत जिस रूप में मिली, वो पूरी तरह से निश्चित रूप से ये तो मानते हैं कि लगभग 1000 वर्ष तक हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे। और न केवल सुल्तानों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने लगातार शासन किया, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में शासन हुआ।
और राजस्थान चूंकि एक कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत अंग्रेजी जो नई रियासतें बन रही थी, जो नया निर्माण हो रहा था, क्योंकि कलकत्ता से राजधानी जय दिल्ली आ गई थी और समय जी, अंग्रेजों की एक नई कूटनीति का विकास हो रहा था और समय जो समय आया था, परिस्थितियां आई थी, वो वैसी परिस्थितियां नहीं रही थी जिनको लेकर के युद्ध जो है वो किलों के पृष्ठभूमि में लड़े जाए। आमेर का जो किला था वो इस लिहाज से ठीक था, सुरक्षित था कि एक बड़ा किला था, विशाल किला था और उस समय किलों के विकास की अवधारणाएं बनी हुई थी और स्ट्रेटेजी के रूप में, चाहे मेवाड़ हो, चाहे राजस्थान का कोई दूसरा हिस्सा हुआ या दक्षिण भारत के इलाकों में किलों का निर्माण हो रहा था और जी। सारे शहरों का विकास किलों की हद में ही हो रहा था, हदबंदी में ही हो रहा था, उनसे बाहर नहीं हो रहा था। किंतु हुँ, मुसलमानों के आने के बाद में जब मुगल एम्पायर आए तो उन्होंने किलों का निर्माण बंद कर दिया और उन्होंने शहर के प्लेन्स में ही सारे के सारे निर्माण का आगे डेवलपमेंट किया और उस समय हुँ, किलों का जो विरासत थी वो समाप्त हो गई। उसी के हुँ, बाद में अंग्रेजों ने उनको उनमें नए तरीके से उनमें कुछ नए बदलाव किए। अब सवाल आपका ये उठता है कि इस सारे विकास के बावजूद यदि राजा महाराजाओं को या उस समय के विकसित जो मॉन्यूमेंट्स हैं या उस समय की संस्कृति, विरासत, कल्चर, हेरिटेज है, उसको यदि आज लोग दुर्भावना से देख रहे हैं या सामंतवाद के एक गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करके देख रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कारण ये है कि कोई भी शहर या विकास या समाज अपने परंपरा या विरासत पर ही विकसित होता है। इंडिपेंडेंटली कोई चांद तारों में अंतरिक्ष में ले जाके शहर का निर्माण नहीं किया जाता। तो हुँ, जयपुर हुँ, का जो निर्माण हुआ वो पूरी तरह से इसकी औद्योगिक, इसके सांस्कृतिक, इसके वैज्ञानिक, इसके ऐतिहासिक, इसके भौगोलिक और इसके सभी प्रकार के जो दूसरे कारक थे उनको आधारभूत बना करके किया गया। और जयसिंह से बड़ा फिलोसोफर, जयसिंह से बड़ा स्टेट्समैन, जयसिंह से बड़ा उस राज्य उस समय के स्टेट्स टाइम में एक स्ट्रॉन्ग राजा कोई नहीं था। इसलिए सवाई राजा जयसिंह ने जो कुछ भी किया वो अपने आप में स्मरणीय है, अनुकरणीय है और अपने आप में इसकी मान्यता पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए इसको लेके कहीं किसी प्रकार का खंडन विखंडन या प्रश्न उठाने की इसलिए भी बात नहीं उठती कि जयपुर वाज डेवलप मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ दैट सेंचुरी। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई अब यदि आप जातिवाद की या सामंतवाद की या दूसरी तरह की बातें करते हैं तो इसके दूसरे कारण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण हो सकते हैं, किंतु उनको लेकर के हम इतने बड़े विकसित मॉड्यूल की उपलब्धियों की चर्चा न करके उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर जाए, इसका कोई औचित्य नहीं। जी भाई साहब, तो इसमें कुल मिला के तो यूँ है कि जो भी एक नैसर्गिक जो कि परिवर्तन हो रहा था, उस समय की जो भी शासन पद्धति थी, वो सिर्फ़ भारत में नहीं जैसा आप तो अधिक इसको जानते हैं कि पूरे विश्व में थी। तो ये बिल्कुल। एक जो लगातार जो ओ मतलब हम विरासत को याद करें, लेकिन जिन्होंने विरासत को स्थापित किया, उनको हम गाली दें। ये जो हम्म। एक अपने अतीत से काटने का षड्यंत्र क्या इसमें नहीं है, जो कि एक तरह से अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था, कास्ट वगैरह की सारी बहुत सारी गप्पें डाल करके, क्या उसी का अंग नहीं है ये? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने ही कास्टिज्म का डेवलपमेंट अंग्रेजों द्वारा ही हुआ, क्योंकि इस अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़े हुए थे और सवाई राजा जयसिंह भी वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे, क्योंकि उन्होंने भी जो नगर का विकास किया वो वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया। यानी यहाँ जितना भी नगर निर्माण हुआ, जो चौकड़ियां बनाई गई, जो पोल बनाए गए, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जो सिटी का प्लानिंग हुआ, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को ध्यान में रख करके शहर का विकास हुआ। और अधिकांश जो लोअर तबके के या जो अंडर डेवलप्ड या इल डेवलप्ड या अछूत लोग थे, जो कि इस नागरिक व्यवस्था में, विकासशील व्यवस्था में जो उनका बहुत सक्रिय योगदान नहीं था, उनके लिए भी, दलितों के लिए भी अपने अपने आप में परकोटों के आसपास उनके लिए जगह रखी गई। और मेन स्ट्रीम में जिस प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था की, यानी जहाँ किला, जहाँ नगर बसाया जाता था, जहाँ महल बने, वहाँ निश्चित रूप से उसी तरह से विकास हुआ मॉडल का, जिस तरह से कि मनुष्य के शरीर का विकास होता है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे विकास होता है। तो नगर के एक चरित्र को हमने मानव चरित्र या मानव संरचना के रूप में लिया और जयपुर में चौकड़ियों का जो विकास हुआ, जो मार्ग बनाए गए, जो
विभिन्न प्रकार के दरवाजे 9 दरवाजे बनाए गए, वो शरीर के 9 द्वारों के रूप में कल्पित हुए। हनुमान जी का जो मंदिर बनाया या आमेर का जो किले का जो हमने पूर्व उत्तर में जिसकी भूमिका रखी या गलता बनाया गया, तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार या वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका सारा विकास हुआ। इसमें कहीं किसी और